नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड को टारगेट कर रही है, लेकिन जो पार्टी के भीतर चल रहा है, अंतर कलह है या जो आपसी द्वंद्व खींचतान है, वो थमने का नाम नहीं ले पा रही है। केंद्र में भी सब कुछ दिखाई पड़ता है और साथ साथ अब भाजपा शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के लिए निरंतर निरंतर कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। और स्थिति यह है कि जो मुख्यमंत्री गण हैं, उनके कदम कहीं ना कहीं विस्मित करने वाले हैं। वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो एक अलग दिशा में चलते दिखते हैं बार बार, और खासकर जो अदावत रही है उनकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, वो अदावत बहुत बार परिलक्षित होती है। जब कुछ खास कोशिशें केंद्र करता है, जमने का प्रयास करता है, तो कुछ ऐसा उनकी तरफ से एक दांव हो जाता है जो लगता है कि कहीं ना कहीं या तो सोची समझी एक रणनीति के तहत हो रहा है, कहीं इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोदी जी को निशाने पे लिया हुआ है, कहीं वो तो नहीं है। तमाम बहुत सारे सवाल उठते हैं। और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में वो कुछ हो गया जिसके कारण ये निकल कर आया कि ये सब करने की आवश्यकता आखिर थी क्यों, क्या जरूरत थी। टकराव तो लगातार जो अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ जब ये कदम उठते हैं तो ज्यादा इसकी चिंता दिल्ली भी करता है, नेतृत्व भी करता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या पीछे है, क्या नहीं है। और तमाम जो भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर के जो लोग हैं, जिन्हें कोई या तो रणनीति के तहत हो रहा हो, तो नहीं पता है कि कहीं आरएसएस की रणनीति तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, तो वो सब उठता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो आज जन्म जयंती थी, देर रात से बवाल शुरू हो गया था लखनऊ में, और सवाल ये खड़े हुए कि ये सब करने की आवश्यकता क्या थी। जो एक वहां का जेपी नेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहां पिछले साल तो एक रोकने के बाद भी अखिलेश यादव और उनकी पूरी की पूरी टीम चली गई थी। फलांग कर उन्होंने वहां प्रतिमा पर अपना जो माल्यार्पण वगैरह है वो कर लिया था, प्रार्थना जो होती है वो कर ली गई थी। इस बार वहां जो कुछ किया गया तो वो यही सबब बना हुआ है कि ये फायदा देगा या नुकसान पहुंचाएगा। और जो कुछ चल रहा है केंद्र में, भले ही हरियाणा जीती है भारतीय जनता पार्टी, जहां उम्मीद नहीं थी उसकी, उसे लेकर विपक्ष ने एक निशाने पर लिया हुआ है। कांग्रेस जमकर निशाने साध रही है और इंडिया ब्लॉक भी अब सतर्कता बरतती दिखती है कि महाराष्ट्र और जो झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में संभावना यह है कि बहुत शीघ्र वहां तारीखों की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग कर देगा और नवंबर में वहां सरकार बननी है, नई बनानी है, वो जो उसकी बाध्यताएं हैं संवैधानिक, और साथ में झारखंड और इसके साथ साथ जो उपचुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हों और सब है, तो ये सारे ऐसे वो हैं जिसके बाद जो बीजेपी के भीतर सब कुछ चल रहा है वो बहुत सारी एक सवाल भी खड़े करता है, और उसको लेकर तमाम इफ एंड बट हैं, तमाम की क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम अपनी आज की जो डिबेट है इसको केंद्रित करेंगे और चलेंगे। खास मेहमान जो जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अनिल सिन्हा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप विश्लेषक हैं, निरंतर आप इनको सुनते हैं। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब जुड़े हैं और अरविंद सिंह शौरान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप निरंतर आप जो हमारा पैनल है इसको देखते सुनते हैं और सब बेबाक बोलते हैं, शानदार बोलते हैं और दीर्घ अनुभव वाले लोग हैं, और वो भी पैनल के लोग जुड़ेंगे। मैं पहले कुछ जो आज हुआ है लखनऊ में, तो उसके बाद जो चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ये भी निकल कर आता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार में भी कुछ ना कुछ हलचल तो मची हुई है कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब है, उसे लेकर बिहार की चुप्पी, बिहार की खामोशी, तमाम चीजें, और उसमें कहीं अखिलेश यादव जी ने एक छेड़ा भी है, और वैसे भी नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपना जो उनके दांव होते हैं कि उन्हें कुछ मनवाना है, कुछ करवाना है, तो अपने दांव खेलते हैं। उधर जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, तो दोनों बैसाखी हैं, बार बार कहीं दिल्ली में उनका जो बाजुएं हैं उसको हिलाती रहती हैं। तो पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा है उसको सुनकर फिर मैं सवाल जवाब का सिलसिला। क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, विनाश करें? भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है।
वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। अब ये सलाह दे रहे हैं अखिलेश यादव, और जेपी आंदोलन वाली तो बात बिल्कुल फैक्ट ही थी। मैं शुरू करता हूं, अनिल सर आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो चल रहा है सब कुछ, पार्टी के भीतर भी कुछ ना कुछ मचा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। हरियाणा के बाद ये माना जा रहा था कि कुछ चीजें अब बूस्टअप करेंगी और महाराष्ट्र पे काफी कुछ इसके रिपरकेशंस या उनके पक्ष में चीजें हो सकती हैं, जो कहेंगे या करने का बाकी तो वोटर्स के हाथ में है। लेकिन ये मुख्यमंत्रीगण जो कर रहे हैं या बीजेपी में भीतर जो सब कुछ चल रहा है, ये कितना नुकसानदायक है, कितनी इससे मुश्किलें बढ़नी है, क्या इसका फायदा हुई है जो खासकर आज किया गया यूपी में जो कुछ हुआ? यदि वो चुपचाप ये माल्यार्पण कर लें देते और वो कल से वहां वो कील काटे ना बिछाते, वो चादरें वो बिछाकर वहां रोकने का प्रयास ना करते, तो शायद इतनी पब्लिसिटी तो नहीं मिलती जो पूरे सुबह से और कल रात से ही पा रही है सपा वहां पर। क्या प्रतिक्रिया सर, अनिल सर? देखिए, ये योगी मतलब हरियाणा का चुनाव सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कत तलब नहीं रहा, वो बीजेपी के जो बाकी नेता हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत तलब है। क्योंकि ये तो अभी जो अंदर में मोदी जी इसको बताना, वो चुनाव से निकल गए थे, प्रचार क्या किया ये सब तो आप लोगों ने डिस्कस किया ही होगा। लेकिन उसके बाद वो जब जीत गए तो उसके बाद उन्होंने वो सब छोड़ के अपना गुजरात मॉडल तक को याद करना शुरू कर दिया कि कैसे मैंने विकास किया वगैरह। तो वो उसका सेहरा, उसका सारा श्रेय लूट रहे हैं। और वो जो निश्चित तौर पर उनको एक बूस्टर मिला है, वो जो पार्टी के अंदर या बाहर में जो उनका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अभी उनको एक तरह की राहत मिल गई। अब ये योगी जी के लिए तो सबसे बड़ा संकेत है कि जितना मोदी जी ये होंगे मजबूत होंगे उतनी ही योगी जी कमजोर होंगे, ये तो सबको मालूम है। तो निश्चित तौर पर अब ये उन्होंने मौका दिया या जानकर किया ऐसा नहीं, लेकिन इसको इस तरह सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए। बीजेपी का जो रवैया है वो इसी तरह का है। अब चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसका भी ध्यान रखिए कि चुनाव आयोग ने गालियां दी है कांग्रेस को, जो कि वो भी पहली बार में हमने सुना कि इंस्टीट्यूशंस जो है, जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस है, और कुछ ही स्टेटमेंट पर रिएक्ट करे। जयराम रमेश के स्टेटमेंट पर उन्होंने अपना जो चिट्ठी लिखी है खड़गे को, जो उन्होंने कहा था कि हमको मिलने आना है, तो उसमें पहला स्टार्ट ही इसी से करते हैं कि जयराम रमेश ने जो चिट्ठी लिखी है वो किस तरह अनडेमोक्रेटिक है, आपका ये स्टेटमेंट की अनएक्सेप्टेबल है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी खिलाफ का जो मिला हुआ अधिकार उसके भी खिलाफ है। अब बताइए, ये उपदेश दे रहा है इंस्टीट्यूशन, एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन जो कि संसद या राष्ट्रपति के द्वारा बहाल होता है, और कांग्रेस एक स्टेक होल्डर है। डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर नहीं, वो सर्वेंट है, वो डेमोक्रेसी का सर्वेंट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस जो है वो सर्वेंट है लेजिस्लेचर के, और वो जो है वो उपदेश दे रहा है जो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स। उसको जवाब देने के बदले उसको उपदेश दे रहा है, उपदेश नहीं दे रहा, गालियां दे रहा है। तो ये रवैया है उनका लोकतंत्र के बारे में। अब ये उन्होंने रोका है, ये अंदरूनी क्या वजह रही होगी, लेकिन जो तरीका है बुलडोजर पॉलिटिक्स की और जो जिस तरह से तानाशाही का रवैया उसी का हिस्सा है। वो दूसरे तरीके से भी अखिलेश को मौका दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो योगी नहीं, वो जानते हैं। योगी जी मतलब फेक एनकाउंटर्स और बुलडोजर के प्रतीक है। तो वो जो है उसी तरीके का काम किया यहाँ पर कि बैरिकेड लगा दिया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, यहाँ देश की जो सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके लीडर हैं। अगर वो कहीं जाना भी चाहते थे तो उस पर किस तरीके से जाना है नहीं जाना है इस पर बात हो सकती थी, लेकिन या बताते कि भाई ये हमारी दिक्कत है। जो उन्होंने बहाने बनाए हैं उसका कोई अर्थ नहीं है कि वहाँ जो है अभी पूरा नहीं हुआ इसकी वजह से जाने का। तो ये तो
योगी जी या जो मोदी सरकार या जो बीजेपी का जो टिपिकल जो चेहरा है वही सामने आया है। लेकिन अब ये जो दूसरा पार्ट आपने कहा अखिलेश जी का कि उन्होंने नीतीश जी से आग्रह किया है, अब ये हमको लग रहा है क्या कि मतलब ये मीडिया कंजम्पशन के लिए ही है, इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है। वो कब से जेपी की राह पर चलने वाले रह गए नीतीश कुमार, अब कहाँ कितना पीछे छूट गए जेपी, वो ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। वो ध्यान अखिलेश जी को नहीं है, क्योंकि वो जो है नीतीश कुमार 20 साल से बीजेपी को वहां सत्ता में बनाए हुए हैं, जो कि सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है, कॉम्युनल नैरेटिव चला रहा है, देश को पोलराइज कर रहा है, बांट रहा है, उसके वो एक सिपा सालार के रूप में काम कर रहे हैं। बीच में इधर उधर गए, लेकिन वो गए क्या गए, अब उसको भी अब खतर समझना चाहिए कि सब समझ रहा है क्या कि सत्ता के बचाने के लिए गए। तो इसीलिए एक अवसरवादी, एक बीजेपी समर्थक, आरएसएस को टिकाने वाले राजनेता से वो कह रहे हैं क्या कि वो छोड़ के चले आए। तो ये हमको लग रहा है कि अखिलेश जी की मतलब भावना हो, भले ही जो भी हो, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है और ऐसे आग्रह नहीं करने चाहिए उनको, कम से कम इनके। अब इसके बाद जो वहाँ रिजल्ट हुआ है वो आप देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा कि कौन सपनों को साकार कर रहा है मतलब जेपी के, वो मोदी जी और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार सब जगह मल्यार्पण करके आया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है इसके ऑफर पे। ये ऑफर इससे नीतीश को फायदा जरूर होगा। नीतीश जी को फायदा ये होगा कि भीतर में वो दबाव बनाने में, एनडीए में कुछ अगर झटकने का होगा तो उसका वो फायदा ले लेंगे। लेकिन इसका कोई इंडिया गठबंधन को या जो ब्रॉडर नैरेटिव है लोकतंत्र की, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा है क्या कि जेपी किस चीज के प्रतीक थे? जेपी ने डेमोक्रेसी उनके एजेंडा पर, देख लीजिए ये बात मतलब ज्यादा लंबा ना जाए जी, लेकिन आप देखिए कि जो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जेपी मार्क्सवादी माने जाते थे, लेनिनवादी। उन्होंने किताब भी लिखी, समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, जिसको पढ़ के नंबूद्रीपाद सोशलिस्ट बने, मतलब कम्युनिस्ट बने। तो इतने दूर मतलब मार्क्सवादी थे, उनका गांधी जी से भी मतभेद था। लेकिन एक मामले पर गांधी, जेपी, नेहरू, कांग्रेस सब ये थे कि जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा, मतलब हम कोई तानाशाही वाला शासन का समर्थन नहीं करेंगे। ये पहले से भी, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब थी कांग्रेस के अंदर, तब भी मार्क्सिस्ट लोग उसमें थे, उसके बाद भी डेमोक्रेसी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जेपी का बाद में भी डेमोक्रेसी को लेकर के उनका विशेष आग्रह था, और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोकतंत्र बहाली का आंदोलन किया था उन्होंने। ये वहां कोई ये आंदोलन नहीं हुआ था कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, था कि लोकतंत्र को वापस लाना है, दूसरी आजादी का नाम दिया था उन्होंने। और उसमें कई चीजें हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग का सुधार एक इम्पॉर्टेंट उसमें था कि पैसा, क्राइम, तंत्र का इस्तेमाल ना हो चुनाव में, ये एक एजेंडा था 74 आंदोलन में भी। अब बाद में तो उनके लोग जो थे, सीएफडी उन्होंने बनाई थी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, जिसके वीएम तारकुंडे उन्होंने संचालन किया। उसके पैट्रन थे जेपी और अध्यक्ष थे, मतलब सभा ये थे वीएम तारकुंडे। तो ये आंदोलन चला। अब उसकी क्या हालत हो गई है? अगर ये अच्छा किया, मुझको लग रहा है अखिलेश ने, कि उन्होंने जो ये जेपी के बारे में बहस चला दी, उससे कम से कम दो चीजों पर बहस होगी। एक तो ये है कि लोकतंत्र, और दूसरा चुनाव सुधार, और तीसरा भी होगा कि समाजवाद के बारे में भी एक नई बहस हो सकती है कि उनका सपना क्या था भारत का के बारे में, जेपी का। तो ये एक बहस चलाइए, एक आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, विचारधारा का इंटरवेंशन है। बाकी इसका जो पॉलिटिकल पार्ट आप देख रहे हैं, उससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। कोई मतलब, एक तो जरूरत भी नहीं है नीतीश कुमार जैसे लोगों को बुला करके फिर से नेतृत्व सौंपने का, इसका कोई अर्थ नहीं है। उनको अखिलेश या इंडिया गठबंधन के लोगों को एकदम कंसंट्रेट करना चाहिए। आपके पास एक युवा नेता है राहुल गांधी, आप भी खुद युवा है, ऐसे ही लोगों को उभारिए, देश का नेतृत्व उनके हाथ में दीजिए। ऐसे चुके हुए और अवसरवादी लोगों को आह्वान करना, ये कोई बहुत राजनीतिक रूप से बेहतर है, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल दादा, ठीक कह रहे हैं। मैं क्योंकि आपको 6:30 पे जाना है, मैं पहले दिनेश कुंवर साहब का ही बहुत स्वागत करूंगा और अगले वक्ताओं की बातों का एक सवाल और छोटा सा आपसे करूंगा अनिल सर,
कि ब्लैकमेलिंग तो उनके रग रग में बसी है। मुख्यमंत्री पद उन्हें चाहिए तो वो चाहिए। अब हरियाणा जो भी जीते उसको बाद भी निकल कर यही आ रहा है कि उन्हें कई सारी शर्तें, कई सारी फरमाइशें लगातार वो कर रहे हैं। और अब तौबा करने लगे हैं प्रधानमंत्री जी की भाई हाउ लॉन्ग, कितना चाहिए, क्या चाहिए। ये जो चीजें हैं ब्लैकमेलिंग, जो कमजोरी है केंद्र की, और फिर केंद्र की कमजोरी साथ में उनके अपने धड़ों से निकलना है। ये जो मैंने कहा बहुत सारे राज्य हैं बीजेपी शासित, तो इन सब के फायदे में कितना ये जो बैसाखी, जो खासकर नीतीश वाली बैसाखी है, कितना ये साथ दे पाएगी, क्या आप बातें देखते हैं। भले ही वो आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए इनको इंडिया ब्लॉक को, लेकिन ये इधर इस बैसाखी को केवल यूज करके थ्रो करना चाहते हैं और वो बैसाखी इनको यूज करने की कोशिश में जुटी है। एक टिप्पणी छोटी सी इस पे भी है। नहीं, देखिए क्या है, ये बैसाखी उनकी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नहीं है, उनकी बैसाखी अडानी है। उनका जो बैसाखी है वो अंबानी है, उसका पैसा है। वहाँ चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, वहाँ चंद्रबाबू नायडू जो है, जो बहुत लंबे समय से बाहर रहे सत्ता से, तो वो जो अपने ठेकेदार हैं, उनकी अपनी खुद की कंपनी भी है मेरे ख्याल में, उनके परिवार की भी। तो ये सब मिलके जो है, जो बैकलॉग है, लूटने का जो बैकलॉग है, उसको पूरा करना है। नीतीश के मामले में ये बात नहीं है, उनका ऐसा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं। राज्य के लिए जो चीजें जो हाँ। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो आउट एंड आउट एक करप्ट पॉलिटिशियन है, और वो उनके बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट में भी उनका ये है, और वो उनको इसमें अभी इंडिया गठबंधन ज्यादा उनको सहायता नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो जो है उनके लिए तो बेहतरीन जगह। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब सोचना कि नीतीश कुमार आ जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, नीतीश कुमार आने जाने में कोई ज्यादा मतलब ये नहीं, परहेज नहीं है उनको, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। इसके पीछे कई रीजंस है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। आधे से अधिक लोग 20 साल तक उनका ऐसा काम किया है जो कि बीजेपी के साथ इस तरह रच बस गया है कि वो सब बाहर नहीं आएगा, और वो जो है लोकल लेवल तक में हो गया है। तो उनको अगर वो अभी अगर इस तरह से अगर जाएंगे तो अब उनके पार्टी उनके कंट्रोल में रहेगा, हमको डाउट है। तो इसीलिए वो अकेले कर नहीं पाएंगे। जहां तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, चंद्रबाबू नायडू एकदम आउट एंड आउट करप्ट और अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है। वो जो है वो जिसमें फायदा है उसमें अभी हमको लग रहा है कि इससे बेहतर फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपने कही कि इनका जो अपना इंटरनल डायनेमिक्स है, वो निश्चित तौर पर ये जो मतलब हरियाणा के चुनाव के बाद जो मिल गया है उनको बूस्टर डोज मोदी जी को, इससे जो है आतंकित जरूर है सब। तो ये बाकी लोग भी महाराष्ट्र में भी बाकी जगह जो नेता है जिसको ये, क्योंकि इनका एक तो पक्का है ना, इन्होंने हरियाणा में भी सारे जो पुराने नेता थे साफ हो गए। इस बार जो बचा हुआ है अनिल विज वगैरह है वो भी साफ हो जाएंगे, ये इंश्योर करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी अगर 3-4 साल, अगर 1-2 साल इनकी सरकार चल गई तो शिवराज सिंह चौहान का भी नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। और उसके बाद तो इसलिए जो लीडरशिप है वो पूरी तरह साफ हो रही है। गडकरी का भी क्या होना है वो भी देखना है। तो ये है क्या कि बीजेपी के लोग ज्यादा परेशान होंगे, ये बात मैं आपको मुझको लग रहा है। ये नीतीश वगैरह से ज्यादा लोगों को अगर कंसंट्रेट करना है तो बीजेपी के जो उनके जो घोड़े जो है वो ये हो रहे हैं, बिदक रहे हैं, उन पर भी थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि वहां बेचैनी ज्यादा है। क्योंकि ये शख्स अगर टिक गया तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, ये डर उनको है, और हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर है स्कोप। यहाँ पर हमको लग रहा है बहुत थोड़ा कमजोर मामला है, ऐसा लग रहा है मुझको। ठीक है सर, बढ़िया, आपने अच्छी होगी। डॉक्टर साहब उत्कर्ष, जो ये सर ने कहा कि घोड़े बिदक रहे हैं, और चिंता विषय वही है कि जिस तरीके से बूस्टर डोज को कहीं अंदरूनी जो है कुछ कम करना हो। फिर सवाल एक ये भी है सर कि क्या फायदा होगा ऐसे 10 उपचुनाव आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में होना है, एक चीज, और दूसरा अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को देखें जो अंदर से चीजें हो रही हैं, तो क्या नुकसान, क्या ये फायदे का सौदा तो नहीं दिखता। फिर ये योगी आदित्यनाथ सब कुछ क्यों इस तरीके कर रहे हैं, क्या आपकी इसमें टिप्पणी होगी, क्या विश्लेषण के तौर पे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब उत्कर्ष जी? देखिए संजीव भाई, ये पहला साल नहीं था जब आज के दिन ऐसी घटना घटी है। पिछले साल भी ऐसी हुआ था, और तब अखिलेश यादव दीवार फांद के अंदर कूदे थे, वो भी काफी सुर्खियां बनी थी। और उसके बाद भी इस बार भी वही लगभग हुआ। बस ये हुआ कि वो दीवार फांदने वाला मसला नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा पूरा चला। और
जाहिर सी बात है कि इस पॉलिटिकल ड्रामे में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को ऐसी करने की जरूरत क्यों है। एग्जैक्टली तो बड़ा सामान्य सा मामला है कि भाई जाओ, जाने दो, मतलब कोई कहीं जाए, एक्स्ट्रा माइलेज क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके पीछे दिखाई देती है बड़ा स्पष्ट वजह। देखिए, योगी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे ना, तो अखिलेश यादव की कुछ ऐसी फ्लैगशिप जो स्कीम्स थी, जिसमें एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था लखनऊ में, जो स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल था। उतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल देश में कहीं नहीं है, और मैंने खुद उसके उस वक्त देखा था जब अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ था। उसके जो ऑपरेशन थिएटर्स थे, वैसे ऑपरेशन थिएटर्स इंडिया में तो नहीं है कहीं, और एक दो नहीं थे, 3 दर्जन ओटीज एक साथ थी। 300 की इंडोर थी, 300 मरीजों का ऑपरेशन हो सकता था एक साथ। तो एक तो वो था, दूसरा आईटी सिटी, तीसरा जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण के नाम पे एक इंटरनेशनल सेंटर। ये ऐसा सेंटर है जिसमें आप राष्ट्राध्यक्षों की बैठक करा सकते हैं। छत पे हेलीपैड, अंदर प्रेसिडेंशियल सूइट्स, ढेर सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बड़े ऑडिटोरियम, सब कुछ। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो। तो ये वो स्कीम्स थी। एक लखनऊ रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, ये 5 ऐसी स्कीम्स थी जिसको पहले दिन जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इन 5 के भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल। हालांकि मेट्रो को हरी झंडी दिखाई योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उसके बाद से लखनऊ मेट्रो में 1 इंच आगे नहीं बढ़ी मेट्रो। 3 लाइन बननी थी, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो चुका था, लेकिन वो पहली लाइन जो है वो पिछले 7 साल से वही लाइन है, उसके अलावा कोई लाइन नहीं बनी, एक पिलर नहीं बना। गोमती रिवर फ्रंट में इंक्वायरी, करप्शन की इंक्वायरी को लेकर के बहुत बड़ा हुआ, तमाम लोगों की अरेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, वो मसला निकल गया। जेपीएनआईसी के भीतर करप्शन को लेके इतना बड़ा मामला था कि जो उस वक्त मंत्री बने थे पीडब्ल्यूडी के, वो 12 मंजिल की सीढ़ी दौड़ते हुए चढ़ गए थे, हथौड़ी लिए हुए, और जगह जगह से वो तोड़ रहे थे, और वो उसके सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे। मैं इसकी जांच कराऊंगा बेईमानी की, और इसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी। आईटी सिटी बंद हो गई, एक एचसीएल के अलावा बाकी जो बन चुका था पहले, उसके अलावा कोई नया आईटी वेंचर आया नहीं। ट्रिपल आईटी वहां खुली है, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं हो पाई। कैंसर हॉस्पिटल, वो भी अब ओपीडी चल रही है किसी तरह से, वो भी 5-6 साल बाद उसका नाम बदल दिया, कल्याण सिंह जी के नाम पे रख दिया, मगर अभी इंडोर नहीं चलेगा। तो ये 5 स्कीम्स को इस तरह से रोका जैसे इनसे नफरत, और क्योंकि ये चलती तो ये क्रेडिट तो जाता। बिल्कुल। तो यहां पे इन 5 स्कीम के ऊपर उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, मतलब बिल्कुल एक समझिए कि अब जेपीएनआईसी 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक मनी का इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, लेकिन वो अब उसके प्लास्टर्स और बाहर के जो वो लगे थे वो सब उखड़ गए। मतलब उसके रिपेयरिंग के लिए भी 20-25 करोड़ लगेगा, ये हालत है। इतनी ऊंची ऊंची घास हो गई है, सब कुछ। तो ये एक जिद की बात है कि हम उसको खंडहर बनाएंगे। अब वहां पे वो भूल जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को अगर आप पॉलिटिकल लीडर मानते हैं तो आप गलती करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल लीडर मानता है तो वो गलती करता है। वो पॉलिटिकल थॉट पे नहीं चलते, वो अपने एक रिजिड माइंडसेट पे चलते हैं। उसका उनको फायदा होता है, नुकसान होता है, पार्टी का नुकसान, अपना तो नुकसान कर लीजिए, लेकिन मैंने जो कहा कि 10 उपचुनाव सामने, और सेंट्रल जो जिस तरीके से केंद्र का जो पूरा अभी ढांचा है, और महाराष्ट्र सामने, महाराष्ट्र में वैसे ही आपको जो दूसरे दल आंखें दिखा रहे हैं, अजीत पवार ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। भाई यही पर मैं आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय पे धरने पे बैठ गए। बिल्कुल, ये भी तो पहली बार हुआ ना। जी, और तब से लेके आज तक यही होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी संगठन के नेताओं से संवाद नहीं है, लेकिन नहीं, वो उसमें बदलाव तो नहीं आता दिखाई दे रहा।
मानवाधिकार की आलोचना, मुद्दे पर आलोचना है, लेकिन नहीं है। तो पार्टी को लेकर के भी योगी जी बहुत कंसर्न नहीं रहते, और खासतौर से लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेंटर जो लीडरशिप है उससे बिल्कुल अलग रखा है, अपनी मर्जी। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी बने, नोबडी कैन एक्सप्लेन कि ये फुल टाइम है या एड हॉक है, क्योंकि उस चिट्ठी का पता नहीं कि सेंटर को पैनल गया कि नहीं गया। हमारे यहाँ पिछले 2.5-3 सालों से डीजी पुलिस एड हॉक पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर और स्टेट का टसल है, अपने अपने व्यक्ति को वहां रखना है, उसके लिए हम सारे नहीं। तो सवाल सिर्फ संविधान या संवैधानिक व्यवस्था या लोकतंत्र के मानने का नहीं है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी नहीं मानने का है। एग्जैक्टली, मैं उस अप्रोच की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अब वो अप्रोच है, उसको लेके अब सेंटर की प्रॉब्लम क्या है? सेंटर कमजोर हो गया, आरएसएस का दबाव बढ़ गया। अभी वहां के स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट को लेकर के बहुत प्रेशर है कि वो मोदी अमित शाह खेमे के बाहर का आएगा। आरएसएस बहुत एक्टिव थी। हरियाणा का चुनाव न जीते होते अगर, तो आप जीत तो गई है, उसकी विश्लेषण आप करते रहिए, बट मेजॉरिटी तो है, सरकार तो बनने जा रही है। जी जी। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये सोचिए। अब महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो अभी 2 महीने बाद की बात है। अब 10 उपचुनाव का सवाल देखिए। अब फिर मैं यहाँ पर आखिर में कंक्लूड कर रहा हूँ, लंबा नहीं कर एक छोटी, मैं दोबारा भी लौटूंगा, आप अभी पहले नहीं, बस आप खाली इतने सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को स्टेक पे लगा लिया बाई इलेक्शन में। एक ऐसी सीट पे वो खुद प्रभारी हो गए जो सीट सबसे मुश्किल है, तो वो रिस्क लेने वाली बात कह लीजिए, या वहां पर मतलब वो पॉलिटिकल एंगल नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है? अखिलेश यादव भी 10 उपचुनाव लड़ रहे हैं भाई, स्टेट पर तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली तो नहीं लगाया अपने आप को एक किसी सीट पे। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आपने मंत्रियों की 30 मंत्रियों की फौज उतारी, पार्टी संगठन अपनी जगह, लेकिन खुद भी तो वो ये रिस्क कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज अ काइंड ऑफ वॉरियर ऑफ हिज ओन माइंडसेट, अपने माइंडसेट के योद्धा हैं। तो वहां पे पार्टी का कंसर्न चलता नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। रविंद्र सर, हरियाणा में तो सबको कुछ सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं वो उस पर सब चल रहा है। लेकिन देखिए ठीक है, जीता जो सिकंदर वो बात है। अब वहां जो स्थितियां हैं, अब नायब सिंह सैनी पहुंच गए, जिस तरह की सूचना है, और बड़े ही उनके चेहरे पर भरपूर चमक है, और 15 अक्टूबर जो शपथ ग्रहण समारोह वाली तैयारी है, और 14 को बैठक जो है विधायक दल की, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सब चल रहा है जिस तरीके से, ऐसा मतलब उससे इनकार नहीं कर सकते कि हरियाणा में बहुत सारी समस्याएं आनी है। अब जिस तरीके की वहां भी एक खींचतान छींचा लेदर मची हुई थी, या मचने आए या मची हुई है, अंदरूनी चल रहा है सब कुछ वो। और क्या ये हरियाणा का जो रहा है, इसको क्या महाराष्ट्र में कैश हो पाने की संभावना है, आप देख पाते हैं? दोनों पर आपकी जी नमस्कार सबको। संजीव जी, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। आप तीनों लोग बैठे हैं, तजुर्बे में मेरे से ज्यादा हैं और बुद्धिमान भी ज्यादा हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रदेश में कोई पार्टी चुनाव जीत गई हो और सेलिब्रेशन ना हो, सड़कें सुनसान पड़ी हों और किसी भी दफ्तर में 10 आदमी भी ना बैठे हों, कोई अबीर गुलाल ना उड़ा जाए, कोई मिठाई ना बांटी जाए, फूल नहीं लेके जाए? इस तरह का माहौल इतनी ज्यादा बड़ी जीत के बाद किसी प्रदेश में आपने कभी देखा है क्या? और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो तिल को ताड़ बनाती है, तिल को ताड़ बनाया करती है। जी जी, वो सब बात तो समझ आ गई कि भाई लोग जो है वो साइलेंट वोटर थे जिसने वोट दे दिया। तो वो इतने साइलेंट क्यों थे कि वो आज भी साइलेंट बैठे हैं क्या? आज क्या साइलेंस है? अब एक और बात बताता हूं सर। हरियाणा में 22,907 22907, अगर ये वोट, इतना वोट का अंतर खत्म हो जाता तो कांग्रेस पार्टी की 47 सीटें आ जाती। कांग्रेस पार्टी को 39% वोट आया है, 39.1, और बीजेपी को आया है 39.9, 0.8% का अंतर है। अब जो पूरे मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है, आप तक भी जरूर पहुंचा होगा कि जाट बनाम गैर जाट का इलेक्शन हो गया।
जातिवाद पर इलेक्शन हुआ। अब मैं 2 मिनट आपकी इसी विषय पर लेके बस। प्लीज प्लीज। हरियाणा में जाट हैं 25%। एक गणना तो हुई नहीं है, पर एक मोटा अनुमान है 25%। कांग्रेस को वोट मिले हैं 40% लगभग। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 50%, 53% वोट जाटों ने दिया है कांग्रेस को। 53% के हिसाब से 40 में से 12.5% जाट का वोट। बाकी किसका है सर? 28% वोट किसका है? अगर उसमें 3% हम लोग जोड़ लें मुसलमान का, 3% सिखों का जोड़ लें, तो हो गया 12 और 6 18, 22% वोट किसका है? अब देखिए, चुनाव में जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन एक नया किस्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि दोनों को 40% वोट आया है, लेकिन हमको तो आया केवल, कांग्रेस को तो आया केवल एक समाज का वोट और हम लोगों को आया सर्व समाज का वोट। किस तरीके से वन इंटू 35 वाला जो एक वो चला रहे थे, वो इस तरीके से सोसाइटी को, इलेक्शन तो खत्म हो गया, उसके बाद तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को यही बोलना चाहिए कि भाई सबका वोट मिला, सबका सपोर्ट मिला। लेकिन अब नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि डिवीजन जो है वो किसी भी तरीके से खत्म ना हो। पहली बात तो डिवीजन है ही नहीं, डिवीजन सोसाइटी में है ही नहीं। अगर डिवीजन होता तो 40% वोट कैसे मिलता? दोनों पार्टीज को सब पक्षों का वोट मिला है। सीएसडीएस का सर्वे कहता 28% वोट तो जाट का मिला है बीजेपी को। सबसे बड़ी जो बीजेपी की सपोर्टर जाति है यादव समाज, उसका केवल 62% वोट बीजेपी को मिला है, बाकी का वोट कांग्रेस को मिला है। लेकिन उन सब चीजों को गौण करके और इसी नैरेटिव पर पूरी डिस्कोर्स को लेके आने की कोशिश कर रही है ताकि सोसाइटी का डिवीजन कम ना हो और समाज का यही लगे कि केवल एक समाज की पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को जिन जाटों ने वोट दिया है उनका वोट आया भी ना माना जाए कि आपने भैया वोट नहीं दिया, इसलिए आप किस बात का क्लेम सरकार के ऊपर कर रहे हो, पार्टी पे कर रहे हो। इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उसको बीजेपी आगे बढ़ाने की फिलहाल कोशिश कर रही है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 20,000 रुपए लेके और आवेदन मांगे थे कैंडिडेट से टिकटों के लिए। 2600 के करीब लोगों ने टिकटें दी, टिकटों के लिए आवेदन किया। सबसे 20-20 हजार, दलितों से 5,000 रुपए लिए। 90 लोगों को टिकटें दी गई। मोटा अनुमान है 2500 लोगों को टिकटें नहीं मिली जी। और कांग्रेस पार्टी हारी है 22,000 वोट से। 2500 लोगों में से 100 लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने वापस जाके अपने अधिकृत उम्मीदवार की मदद की। सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे उन सब ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी की मुखालफत की। एक सीट पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या तो वो लोग जाके घर बैठ गए या उन्होंने, किसी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया या किसी ने बिल्कुल खुल के विरोध कर दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मतलब 22,000 वोट से कांग्रेस हारी है और 2500 लोगों ने, अगर एक व्यक्ति ने 100 वोट भी कटवाए तो 25,000 वोट हो गए। अब मतलब जो सबसे नजदीकी लोग होते हैं पार्टी के, जो टिकट मांगते हैं वो तो सबसे नजदीकी लोग होते हैं, उन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया। तो इसको देख के मुझे तो जूलियस सीजर की वो बात याद आ गई, यू टू ब्रूटस। अगर पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट मांगने वाले हैं, वो लोग अपनी पार्टी के साथ ऐसा पीठ में छुरा घोंपेंगे तो बीजेपी की क्या गलती निकालेगी? इतना ज्यादा भीतर घात हुआ है और इस पर ना तो कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप कुछ बोल रही है। केवल हार के आंकड़ों पर विचार करने के लिए एक बैठकें कर रहे हैं और उस पर लीपापोती की कोशिश की जाए। हरियाणा का जो इलेक्शन है, देखिए संजीव जी, आपके साथ भी बात हुई, दिनेश जी भी हमारे साथ कई चर्चाओं में रहे, उत्कर्ष जी भी रहे। उन सब में माहौल हम लोगों ने जमीन पे भी जाके देखा। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सरकार से परेशान। ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे सर, अब मैं आपको क्या हरियाणा बल्कि हम तो मतलब क्या बोले, मैं भी नहीं बोल सकता, ऐसा ही लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी तो नाम तो ले नहीं सकते, अपना प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन सेंटर के सबसे बड़े वजीरों में से एक, हाँ, सबसे बड़े वजीरों में से एक, उनको हरियाणा आए थे, वो कह रहे हैं कि भैया 20 से कम सीट नहीं आएगी किसी के मत पे। पार्टी के प्रवक्ता जो रोज टीवी की डिबेट में बैठते हैं,
वो मेरे को मिल गए हरियाणा में टहलते हुए इलेक्शन कैंपेनिंग में। वो बोले भाई साहब 15 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, इस बार तो बाजी पलट गई। और अब आप देखिए हालत। तो इस तरीके का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद जिस तरह से समीकरण बदले, और उस पर कांग्रेस पार्टी अवाक है सर। इतना भारी मिसमैनेजमेंट कांग्रेस का रहा। कौन लोग रविंद्र भाई कांग्रेस से ज्यादा तो जनता है, वो जो जो कह रही थी बदलना जनता, है, बदलाओ ये बदलाओ देखिए, ये देखिए सर, पूरे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए बदनाम है कि भैया तो जाटों की पार्टी है। जाट ने 50% वोट दिया है। 50 जिन जिन वजहों से आप पूरे देश में बदनाम हो गए, वो लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आपके ऊपर एक जाति का लेबल थोपा जा रहा है और आप पूरी कोशिश करके भी उसको नहीं हटा पा रहे। 7 गारंटियां कांग्रेस ने रिलीज करी, 7 गारंटी 1 महीने पहले कर दी चुनाव के बाद। रवि जी हम एक काम करते हैं, आप एक आध ये टिप्पणी खत्म करेंगे और इसके साथ जो फर्दर जो मेरा सवाल था, क्योंकि ये हमारा दर्शक कहेगा साहब ये तो बहुत सुना चुके आप, नहीं आप कर लीजिए उसको, मैं उसमें नहीं रोक रहा हूँ, बहुत लंबा ना करके संक्षिप्तीकरण। हमको कहीं मलाल नहीं है कि हम गलत हुए, हम इसलिए नहीं है कि हम देख रहे थे, हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। हमने मध्य प्रदेश भी देखा था, छत्तीसगढ़ भी देखा था, हमने राजस्थान भी देखा था, सब जगह देखा था। तो चलता है, ये चीजें तो होता है। संजीव जी, हम लोग गलत साबित नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। 12% वोट का इंक्रीज अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो आप बता दीजिए उसमें कितना भयंकर स्विंग है। 12% वोट इंक्रीज है कांग्रेस पार्टी का। और जो मुद्दे थे वो सारे मुद्दे लोगों ने बताए, हम लोगों ने मुद्दे थोड़ी पैदा किए जी, सारे मुद्दे वो बताए। लेकिन जब अब अगर पार्टी के भीतर के लोग पार्टी को हराएंगे तो वो कौन पत्रकार आपको बता देगा जी, वो तो कोई नहीं बता पाएगा ना सर। खैर, अब जो देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कही है कि हरियाणा के चुनाव से जिस तरह की एक बूस्ट इन द आर्म कांग्रेस, शॉट इन द आर्म कांग्रेस को उम्मीद थी, वो मिला नहीं। और बहुत बढ़िया माकूल माहौल था, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी हार गई। तो जाहिर है बीजेपी जो है वो थोड़ी सी उत्साहित तो है, उन लोगों को तो लग रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी के सामने फिलहाल दिख रहा है, वो दिख रहा है पार्टी के अध्यक्ष का। और जिस तरीके के नाम आ रहे हैं ना, वो पार्टी को विचलित कर रहे हैं। अब संजय जोशी का नाम लिया जा रहा है, वसुंधरा का लिया जा रहा है। अगर इस तरह के लोग पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो पार्टी की तो स्थिति नाजुक हो जाएगी, और पार्टी की स्थिति मतलब मोदी जी की स्थिति कमजोर हो जाएगी, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का हो। और जिस तरीके से महाराष्ट्र का इलेक्शन अब बिल्कुल नजदीक आ गया है, और महाराष्ट्र के, लेकिन देखिए महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। मुझे हफ्ते भर में होना चाहिए, शायद सप्ताह भर में होना चाहिए ऐसा लगता है। 24 नवंबर से पहले नई असेंबली बननी है, कॉन्स्टिट्यूट होनी है, लेकिन अभी तक देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से खेल रहा है, पूरे जो सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इलेक्शन घोषित ना करके, और पूरा जो एक लेवरेज कांग्रेस बीजेपी को दिया जा रहा है, वो भी वाकई में एक चिंता की बात है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो है उसको इससे थोड़ा सा राहत तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है अब महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को कुछ सीख लेने की जरूरत है। और कांग्रेस से ज्यादा देखिए वहां पर शिवसेना और एनसीपी है, वो लोग ज्यादा महारत है उन लोगों को अपने विरोधियों को या अपने जो भीतर घात करने वाले लोगों को मैनेज करने में। और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी वहां पर भी दो जो ग्रुप्स हैं उन लोगों को या तो जाति के आधार पर विभेद करने की या फिर धर्म के आधार पर। लेकिन वहां अब इस इलेक्शन से उन लोगों ने सबक जरूर ले लिया होगा, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मजबूत जरूर हो गई होंगी। और इसके बाद अब वो लोग इस तरह का कांग्रेस बीजेपी को इस तरह का माहौल क्रिएट करने देंगे और उससे नहीं बचेंगे, मुझे लगता है इस बात की संभावना नहीं रही। अब बीजेपी यहां पर एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की अपनी गलतियां जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। और लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप, जिसने अभी इस चुनाव में हरियाणा के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट थी, अब वो ज्यादा केयरफुल रहेगी। और ज्यादा केयरफुल रह के जब काम करेंगे तो मुझे लगता है नतीजे इसके कर्नाटक चुनाव जैसे आएंगे। जी संजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। अब सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी। सतर्कता की बात हम लोग पहले भी कर रहे थे, पहले भी हो रही थी, लेकिन जो हुई सो हुई। दिनेश सर, ये जो सब चल रहा है जिस तरीके से विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में है, और साथ में जो इनको आंखें दिखाने वाले, इनके जो सहयोगी हैं, अब चूंकि नरेंद्र मोदी कमजोर हुए थे, थोड़ा सा बूस्टअप डोज, लेकिन उस बूस्टअप डोज के पीछे की कहानियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है, पार्टी के भीतर भी लोगों को मालूम है, और आंखें दिखाने का क्रम चल रहा है। और ये जो हम जिस विषय को योगी का हमने उठाया, ये और जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, तो ये क्या, इसके पीछे क्या देखते हैं? आरएसएस की कोई शय है या कुछ रणनीति के तहत काम हो रहा है? क्या कुछ आप इसमें पाते हैं? और ये जो सब चीजें उठती हैं, ये शायद नुकसान ज्यादा करेंगी या फायदा पहुंचाएंगी पार्टी को? दिनेश जी।
अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट 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 कर लीजिए। सबसे पहले तो मेरा सबको ही प्रणाम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसमें रविंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया अभी एक व्याख्यान दे रहे थे, उस पर मेरा ध्यान जा रहा था बार बार। तो ये जो भीतर घात नाम की चीज जो हरियाणा में भी हम देख पाए हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये 2500 लोग सर, अगर 10-10 लोग वोट भी करते तो 25,000 हो जाते। 100 की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो 2.5 लाख पे पहुंच जाना था आंकड़ा। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि राहुल गांधी इस इलेक्शन के बाद की जो उन्होंने हाल ही में इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जो मीटिंग ली है, उसमें उन्होंने अच्छी खासी फटकार लगाई है लोगों को अपनी पार्टी के अंदर। और उनमें जो उनको उनके पास जो इनपुट्स आए हैं, उससे ये साफ लगता है कि वो आने वाले जो झारखंड और मध्य महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, उनमें उनको वो हल्के से नहीं लेंगे। और जो गलतियां यहाँ हुई हैं, वो गलतियां अगर मैं अपनी बात करूं पार्टी लेवल पर, तो वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन शायद इलेक्शन से पहले हमने 1 महीने तक काफी डिस्कशंस की थी, और मैंने बार बार ये कहा था कि दोनों ही स्टेट्स में, चाहे हरियाणा है चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सरकार नहीं बना सकती। लेकिन मेरा लास्ट लाइन हमेशा ये होता था कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जब तक सलामत हैं, कुछ भी संभव है। और पूछने वाले तो ये बोलते हैं कि वो अगर ऐसा था, हरियाणा में ऐसा हुआ, तो वहां जम्मू एंड कश्मीर में क्यों ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये भी एक यहाँ कहते हुए कोई इसमें संकोच नहीं है कि हरियाणा का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मैं इसमें ऐड ऑन करूं कि ये इसके पीछे भी तो कि महाराष्ट्र भी शायद इसलिए थोड़ा डिले किया गया, जो हमेशा साथ साथ होती थी कि पहले एक ऐसा ना हो कि जो जहां जहां बहुत कमजोर है और एक साथ कुछ खेल कर लिया जाएगा। अगर उसको उस एंगल से देखो कि जो सरकारी मशीनरी और तमाम, उसको उससे भी तो ऐड ऑन कर सकते हैं जी। इसमें दूसरा एंगल भी आप देखिए ना सर। एक इंप्रेशन जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लीडर्स की तरफ देना चाहती है कि वो मुस्लिम हितैषी लोग हैं वहां। तो जम्मू और कश्मीर में वो एक मैसेज उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वो सोसाइटी में कन्वे करने की कोशिश की है उन्होंने, कि जैसे कैसे जो भी है, जो मैसेज रिजल्ट आया है। लेकिन बाय एंड लार्ज वो ये मैसेज एक डाउन द लाइन मैसेज कन्वे कर चुके हैं। अपने उनके वर्कर्स जो है नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो ये बात अब धीरे धीरे उनके मुंह से बात सुनने में आने लगी है। एट द सेम टाइम हरियाणा के इलेक्शन में ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भीतर घात हो रहा है, और जिन लोगों, अगर वो अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो वो काम भी नहीं कर रहे हैं। वो एक न्यूट्रल जैसा स्टेटस बनाकर घर के अंदर बैठ गए, जो आ गया वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम वाला स्थिति बना लिया, और उससे भी बहुत नुकसान हुआ। तो वो नुकसान जो है कुल मिलाकर एड ऑन कर गए, वो 22,907 वोट जो है उसको उन्होंने वहां एस्टेब्लिश किया। लेकिन दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि जहां मार्जिन्स बहुत ज्यादा रहे हैं, वहां मार्जिन्स अगर कम हो जाते, दूसरी तरफ बढ़ जाते, तो कुल मिलाकर ये हरियाणा में 0.8% का डिफरेंस जो वोट्स में आया है। हम हिमाचल में असेंबली इलेक्शन हमारा हुआ था, तो हमारा भी 0.98% का डिफरेंस था। लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी को 25 एमएलए मिले थे और कांग्रेस को 40 एमएलए मिले थे। बाकी के 3 एमएलए इंडिपेंडेंट्स थे। हिमाचल की बात कर रहा हूं। लेकिन अब हमारा आपका जो प्रश्न है कि आरएसएस अब क्या रोल प्ले करने वाला है आगे, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और आरएसएस की जो सोच है इस वक्त, वो जो सामने आ रही है, वो ये है कि वो अब इस जुगलबंदी को खत्म करने के मूड में है। ये जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जुगलबंदी है, इस पर वो अब अंकुश लगाने के पूरे मूड में है। और ये दिखावा किया जा रहा है या हकीकत में ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। यू नेवर नो। क्योंकि मैं हमेशा ये देखता आया हूं
कि चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, इनके लीडर्स का ये जो बोलते हैं वो ये करते नहीं, और ये करते हैं वो ये बताते नहीं, और वो हो जाता है। तो वो परिस्थिति में दे कीप पीपल इन अबेंस, मतलब इन कंफ्यूजन ऑलवेज। तो उस कंफ्यूजन में रखते हुए लोगों को अपना काम निकाल रहे हैं, और ये कंफ्यूजन ही इन्होंने हरियाणा में भी क्रिएट किया हुआ था। तो उस कंफ्यूजन की वजह से जो इनको वोट मिला है उसका इम्पैक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल आप देखिएगा किस तरह से क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात हम कर रहे थे, वहां हरियाणा बिहार में क्या परिस्थितियां हैं। तो नीतीश अभी उतना घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं जितना ऐसा लग रहा था कि इमीडिएटली आफ्टर कुछ ही दिनों में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये कुछ अगला स्टेप्स ले लेंगे। लेकिन परिस्थितियां बरक्स होती जा रही हैं इनके खिलाफ, क्योंकि ये कोई बड़े कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। इन दोनों का टोटल कलेक्टिव जो शेयर है वहाँ 28 सीट्स का है। एक के पास 16 सीट्स हैं लोकसभा में, दूसरे के पास 12 सीट्स है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम बीजेपी जो है वो अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास में रह रही है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनमें से तोड़फोड़ करके वो अपना जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सक्लूसिवली क्रिएट कर लें। क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति है ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत अनकंफर्टेबल दे रही है। जो वो वहां पर पार्लियामेंट में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जब भी कोई महुआ मोत्रा या प्रतापगढ़ी इस तरह के लोग जब बोलने लगते हैं तो वो भागने लगते हैं, राहुल गांधी को तो वो फेस ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये उनको कष्ट दे रही हैं, और ऐसे में उनको आदत ही नहीं है सुनने की। पिछले 10 साल तक उन्होंने अपनी सल्तनत अपने तरीके से चलाई है, तो अब वो सल्तनत वाली बात वो रही नहीं है, और आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ सुनना पड़ रहा है, इसलिए भी यहाँ पर वो कठिनाइयां आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इन कठिनाइयों से वो एक तरफ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ नागपुर से जो शब्द आ रहे हैं वो उनको तकलीफ देने लग पड़े हैं। अगर नागपुर अपने शब्दों के ऊपर तटस्थता से, गंभीरता के साथ अगर उसको जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करने वाले हैं, तो आने वाला वक्त मोदी जी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें कही हैं दिनेश जी ने, और उसमें जो एक सबसे खास की हम ये दब पा रहे हैं, ये जो एक तो सदन में आप फेस कर नहीं पा रहे हैं, सड़क पे आपकी स्थिति साफ हो गई भी हमारे हरियाणा में देखा लगातार, ना भीड़ जुटती थी, ना लोग सुनते थे। जो किराए से आए हुए लोग या जो जितना जो कुछ था उसमें वो उत्साह या वो नहीं नजर आता था। अब जो है आपके लोग छोड़कर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए लोग, अब जैसे हमने कहा कि आंखें दिखाना शुरू हो गई हैं। जो वहां से ठीक है वो अपॉर्चुनिस्ट है, अजीत पवार भी अपॉर्चुनिस्ट है, उन्हें बहुत दिन से वो जो टिकटों की या जो बार्गेनिंग करते हैं वो उनका जो दौर था खत्म हो गया, नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा का फायदा महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये संभावना है। भले ही एक नैरेटिव सेट करें, क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो बेचैनी, ये घबराहट, ये चिंता और ये सब एक दूसरे के प्रति जो अपने धड़े हैं अलग अलग होना, इस पर आपकी टिप्पणी सर। अनम्यूट कीजिएगा सर। देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा महत्वपूर्ण तो दोनों बराबर थी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा एक जैसे नहीं। महाराष्ट्र, देखिए हरियाणा एक बहुत छोटा स्टेट है, एक फ्लो है उसमें, लेकिन महाराष्ट्र में 3 हिस्से हैं। मुंबई अलग प्ले करता है जी, मराठवाड़ा अलग प्ले करता है और विदर्भ अलग प्ले करता है। बिल्कुल। अगर आप और बीजेपी को मुंबई छोड़ के हमने कहीं बहुत सक्सेस पाते देखा नहीं। मराठवाड़ा बिल्कुल हमेशा से शिवसेना का इलाका रहा है, और जो शरद पवार विदर्भ में मजबूत रहे, और कांग्रेस अक्रॉस ऑल 3 रीजन्स उसकी प्रेजेंस रही है, मजबूत रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज भी अगर आप देखें तो पूरे महाराष्ट्र को अगर देखेंगे तो कांग्रेस ही दिखेगी वो पार्टी जो तीनों जगह मौजूद मिलेगी आपको। थोड़ा फर्क ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति को आप जो हम लोग बात कर रहे हैं, और पहले भी वक्ताओं ने कहा, सबने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को डिक्लेयर करने में देरी क्यों की जा रही है, डेट्स डिक्लेयर करने में देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि बहुत सारा ग्राउंड वर्क बाकी
रह गया है गवर्नमेंट के लेवल पे। रोज रोज नई नई घोषणाएं करनी है आपको, नए पैसे डालने हैं आपको, वो सब कोशिश करेंगे कि बस ये सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर अनाउंस करके 20 दिन में जल्दी से रैप अप कर दे, दूसरों को वक्त कम मिले, क्योंकि अपनी तो तैयारी है। लेकिन वहां पे बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो 70 सीट शरद पवार को मिलने वाली है अभी तक जो लग रहा है, और जो 95 के आसपास शिंदे को मिलने वाली है, उसमें सक्सेस रेट क्या होगा? क्योंकि ये दोनों की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। जी जी, शिंदे ने, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, वो एक ठीक बात है, लेकिन वो कैसे आए, कौन लोग थे, वो भी देखने की बात है। तो ऐसे में वहां पे मोरल है। हाँ, लेकिन हरियाणा के बाद एक चिंता जरूर कि अगर, हालांकि वो चिंता महाराष्ट्र में थोड़ी कम भी लगती है, क्योंकि वहां शरद पवार जैसा लीडर एक मौजूद है जो चीजों को कंट्रोल कर लेता है, वो तीनों को कंट्रोल कर लेता है, अपनी पार्टी के साथ साथ वो उद्धव ठाकरे को भी कंट्रोल कर लेते हैं और कांग्रेस को भी कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये 20-22 हजार वोट, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, पब्लिक एकदम तैयार थी आपको लाने के लिए, आप ही नहीं तैयार थे आने के लिए। वो कहानी हो गई। 22,000 वोट कोई मतलब होता है? वो तो एक कंस्टिट्यूएंसी का वोट हार जीत का एक बात है ना। लेकिन आप पूरे प्रदेश में सिर्फ इतने वोट से अगर सरकार से बाहर हो गए, टैली पलट गई आपकी, तो आपको सोचना पड़ेगा। वो जो जिद, जो एक बड़े भाई बिग ब्रदर वाला अप्रोच जो लोकसभा चुनाव के बाद और बड़ा हो गया है, आप अपने अलायंस के साथ, भाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सीट दो, नहीं देंगे। एक लोकसभा में फिर एक मिली, विधानसभा में नहीं मिली। हरियाणा में 1-2 सीट अहिरवाल के इलाके में अगर देते, शायद वो कॉम्बिनेशन बदलता। अपनी पार्टी के भीतर जो फ्रेंचाइजी लीडर्स वाला अप्रोच है ना कांग्रेस के भीतर, कि वो बघेल जी हैं तो बघेल जी हैं, कमलनाथ जी हैं तो कमलनाथ जी हैं, हुड्डा जी हैं तो हुड्डा जी हैं, ऐसा थोड़ी चलती है भाई पॉलिटिक्स। ये नुकसान पहुंचा फ्रेंचाइजी वाला, बिल्कुल आप सही हम कह देख रहे रहे हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, हम यही तो देख रहे हैं, यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे योगी किसी को नहीं समझ रहे कुछ, तो नुकसान हो रहा। अब वहां पर आपके साथ भी होगा। तो अगर अब कांग्रेस थोड़ा सा प्रैक्टिकली मतलब ग्राउंडेड अप्रोच के साथ, हालांकि महाराष्ट्र में इस तरह का कोई फ्रेंचाइजी है नहीं उनके पास अभी, तो थोड़ी बचत है, तो नहीं तो मुश्किल तो हो ही जाती है, कांग्रेस के एंड में मुश्किल हो जाती है। महाराष्ट्र में थोड़ा अलग इसलिए मान रहा हूं कि महाराष्ट्र में चीजें दूसरे तरीके से चल रही हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा है, आरक्षण वाले कार्ड को लेकर के भी बड़ा इशू है। आप देखिए अभी एक समाज को आरक्षण दिया तो उन्हीं के मंत्री ही कूद गए मॉल में, हालांकि बहुत कैलकुलेटेड जंप था क्योंकि नीचे तो जाली लगी हुई थी, दिखाई दे रहा था, डिप्टी स्पीकर जी। तो अब मतलब ये है, यानी कि पार्टी के भीतर एकमत है नहीं जी, बिल्कुल। अब देवेंद्र फडणवीस अकेले क्या कर लेंगे, या कॉर्पोरेट सपोर्ट के बाद आप जिस तरह से रहेंगे। हालांकि कॉर्पोरेट्स का भी ऐसा नहीं, शरद पवार के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, मुंबई के कॉर्पोरेट्स के रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। तो ये जो पूरा माहौल है वो हरियाणा से अलग करता है। अब कांग्रेस को थोड़ा अपने अंदर, मतलब उनके टॉप लीडरशिप को रीथिंक तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस एग्रेसिव तरीके से आए, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स खत्म की, लेकिन फिर भी वो कुछ प्रॉब्लम्स अभी हैं जो बनी हुई हैं। अब उसको कितना खत्म कर पाते हैं, उनका तरीका कितना बदल, जैसे राहुल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एग्रेशन और कांग्रेस की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रिलक्टेंट, दोनों के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा भी मुश्किल है, हो रहा है। वो कब खत्म होगा, पिक्चर तब बदलेगी। पब्लिक तो तैयार है, वो हरियाणा में भी हमने देख लिया, पब्लिक बिल्कुल तैयार है। हमने जम्मू कश्मीर में भी देख लिया, जम्मू डिवीजन में देखिए आप, बीजेपी अपने पुरानी टैली से कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ट्रेंड है, पब्लिक माइंड में है, मैनेजमेंट का सवाल है। सही है, बिल्कुल ठीक, प्रबंधन का सवाल है, सही कह रहे हैं। अब क्या लगता है, मैं अंतिम टिप्पणी दिनेश जी से ले लेता हूँ। दिनेश सर, जो हुआ हरियाणा में, हो रही मीमांसा, ब्लेम्स हो रहे हैं, उसमें जो कुछ हो सकता है, शिकवे शिकायतों का दौर चल रहा है, लेकिन जो बहुत अहम है, महाराष्ट्र बहुत अहम है, और झारखंड को भी हम बिल्कुल वैसा है, वहां भी उन्होंने पूरी बिसात बिछाई हुई है।
आरएसएस का वहां बड़ा जाल है, वो जो वनवासी कल्याण परिषद और तमाम क्या क्या जो होता है, जो इस तरीके के क्षेत्रों में काम करता है। तो अब जो बार्गेनिंग की बात है, हम बार बार कहते हैं कि बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी घटी, लेकिन जो सब कुछ चल रहा है, आपसी प्रतिद्वंदता जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश उधर आके दिखा रहे हैं, तो यहाँ आंध्र प्रदेश से भी जब वो जब होता है तो मोदी जी को फोन खटखटा के और कह दिया था, भले ही वो सॉरी कहते रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा है भी टाइटल की, उन्होंने सॉरी कहना पड़ता है उनको कि ये क्षमा कर दीजिएगा मुझको, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वो तैयार बैठे कि एक अच्छा अवसर मिले और हम बैसाखियों खींच लें। लेकिन हम अगर महाराष्ट्र या इसके संदर्भ में देखें, तो अब क्या एक ऐसा प्ले ऑफ हो कि ताकि इंडिया ब्लॉक ने जो थोड़ी सी कठिनाई झेली है, जो पाक किया, अगर हरियाणा में वहां थोड़ा सा राहुल गांधी जी की सुन ली जाती शायद, तो 5 सीटें ऐसी नहीं है जहां आपने हरवा दिया उन सीटों को। तो अब क्या इस सब के संदर्भ में जो प्रिकॉशन या जो है बात चल रही है, बार्गेनिंग को लेकर क्या सीन आप पाते हैं कि वहां गम खाना पड़ेगा शायद? आपकी आखिरी टिप्पणी दिनेश जी। सर, मैं बहुत संक्षेप में ये कह देता हूं आपको कि मैं हरियाणा को जितना ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और पहले से मैं देख रहा हूं, वहां जो आप पॉकेट्स देखें, वहां 5-5 सीटें दोनों के पास अपने लोकसभा चुनाव में थी। मतलब आप बराबरी पर खड़े थे एक तरह से हरियाणा में, कांग्रेस की बात जब हम कर रहे हैं। और ये जो और अभी भी आप सिर्फ 6 सीट कम है, आप सरकार बना सकते थे। उस तरफ आपके पास, उनके पास 48 है, आपके पास 37। तो कुल मिलाकर आपकी परफॉर्मेंस कोई बड़ी खराब नहीं हुई है, लेकिन आप उन पॉकेट्स में अपने आप को लूज कर गए हैं, जहां पर आप जिन सीटों पर आपने ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन आपने गेन किया था, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन में आप बहुत कलेक्टिवली कंटेस्ट कर रहे थे। मैं इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस जो है वह हरियाणा में हारी है उस तरीके से, क्योंकि किसान वर्ग खिलाफ था, जवान खिलाफ था, आपका माइनॉरिटीज आपके खिलाफ थी, और पूरा अमला एक तरह से जो चंक ऑफ द पॉपुलेशन है वो आपके खिलाफ था। फिर आप इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगेन आई मेक इट दिस रिस्पॉन्सिबल, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस अप, क्योंकि इतना उसके बाद भी देखो ना, लोग आज मैं आपको बात बताऊं, पंचकुला और हरियाणा जहाँ की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लोगों से जिनसे मुलाकात होती है, वो डेफिनेटली आज भी इस बात को लेकर, खुद को लेकर ही शंकित हो जाते हैं कि यार ये ऐसा हुआ कैसे है, इस सीट को तो हम नहीं जीत पा रहे थे, ये कैसे जीते हैं। चलो छोड़ो, वो हो गया, अब इलेक्शन हो गया है, लेकिन नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज महाराष्ट्र एंड एट द सेम टाइम नागपुर। तो वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास 13 सीट्स हैं आउट ऑफ द टोटल चंक, 9 बीजेपी के पास हैं और 9 सीटें ही आपके शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास हैं और 7 शिवसेना के पास है। एनसीपी की जो आपस का जो तनाव है उसको जोड़कर भी वहां पर 9 सीटें ही हैं। तो इस वक्त बहुत बैलेंस अगर हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर सबके पास बराबर बराबर सा शेयर है और द लाइन शेयर इज विद द कांग्रेस पार्टी। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को इतना परफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा कि वहां आपको नजर ना केवल अपने लोगों पर रखनी पड़ेगी, साथ के साथ आपको वहां ईवीएम पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ये हैकिंग क्या है, ये सॉफ्टवेयर का झोल क्या है, ये सारी चीजें। और जब तक इसको एक मूवमेंट नहीं बनाया जाएगा, मैं हरियाणा की बात करूं, जब आप रिजल्ट की फर्स्ट 2 राउंड्स की काउंटिंग देख रहे थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों के ऊपर खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी वहां 67 के ऊपर। दिनेश थोड़ी सी अब आलम ये है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी ऐसी स्थिति में है कि यूट्यूबर जो हम लोग लगातार चर्चा करते हैं ईवीएम को लेकर, जो लोग बोलते हैं हम उसको दिखाते हैं, जो उनकी अपनी मन की पीड़ा है, दिक्कतें और सब कुछ साफ था कि कैसे आ रहे हैं। उन्होंने इसमें कहीं बार बार उनका एक पट्टी आती है, अपनी बात वो रखना चाहते हैं। तो आप जो किसी ने कल कहा था मेरे एक डिबेट में कि चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात है ये, तो गोदी मीडिया कभी दिखाने वाला नहीं सही चीजों को, कभी नहीं दिखाएगा। वो नहीं दिखाएंगे उनको, उनके लिए तो देखिए ना सर, उनके लिए ईवीएम कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए इशू है वहां का एक्सचेकर, सिंपल एज दैट।
तो वो एक्सचेकर जब तक कंफर्टेबल उनका है तो वो उस तरीके से अपना काम करेंगे। डेफिनेटली दे आर गेटिंग लाइन शेयर ऑफ द टोटल। तो कुल मिलाकर ये हिंदुस्तान की में अगर डेमोक्रेसी को आपने सरवाइव करवाना है तो आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने इस देश का और इस देश के नेताओं का सबका ही दिमाग खराब कर दिया हुआ है। ये जब तक यहाँ रहेगा इसका कोई भी इसका गलत इस्तेमाल, मनमोहन सिंह जी वाली स्थितियां नहीं है हिंदुस्तान में। उस जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। इवन आई अप्रिशिएट अटल बिहारी वाजपेयी फॉर दैट रीजन। लेकिन यहाँ अब चीजें बदल गई हैं। यहाँ सत्ता में रहना मजबूरी बन गई है और अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर जेल में रहेंगे। तो इसलिए ये परिस्थिति बना के रखनी पड़ेगी। सत्ता बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं इससे बाहर आना पड़ेगा। With this I close my words, sir. बिल्कुल। मैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा सर आपका और दिनेश जी आपका और पहले जुड़े थे हमारे साथ, चाहे रवीन जी हो और चाहे अनिल सर हो, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। आप लोगों ने हमें समय निकाला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा जिसमें आपने पाया या देखा कि अब भले ही वो हरियाणा को लेकर हवा एक बनाने की कोशिश है या भरी गई है, लेकिन गुब्बारा महाराष्ट्र में तो नहीं चल पाएगा, ये कहीं ना कहीं पैनलिस्टों का कहना है। और साथ में वहां जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट ये भी हो रहा है कि वहां उनके अपने छोड़ के भागने की तैयारी में है। विदेंदा जो पार्टी में जो झगड़े और झांसे हैं उसे लेकर दिल्ली परेशान है। और सबसे ज्यादा जो आंखें दिखाई जा रही हैं, जो उनकी बैसाखियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे उधर चंद्रबाबू नायडू हो, तो चौतरफा मुश्किलों में साहेब और उनके जो बीजेपी के चाणक्य कहा जाता है वो बने हुए हैं, दिख रहे हैं। और आरएसएस अपनी जो हथौड़ा है वो चलाने के लिए तैयार दिख रहा है। ये सारा कुछ निकलता है, कब चलेगा क्या होगा सारा कुछ जल्दी सामने आने की संभावना है। जो जतलाई या बतलाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उसी पर ये हम चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चा आपको ये कैसी लगी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हो तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और रिश्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।